का अमित सर हेल्पलाइन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम नंबर सिस्टम पढ़ना शुरू करेंगे और जिन लोगों को नंबर सिस्टम जिन लोगों ने पहले ही से पढ़ रखा है वो भी इस वीडियो को देखें, आपको नया कुछ जरूर सीखने को मिलेगा और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। ठीक है, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो संख्याओं को लिखने की जो पद्धतियां हैं वो एक नहीं अनेक हैं। ऐसे ही नंबर को जो लिखने का सिस्टम होता है वो एक नहीं अनेक हैं। एक है आपका, पहला है डेसिमल सिस्टम यानी कि दशमलव पद्धति, और दूसरा है आपका बाइनरी यानी कि द्विआधारी पद्धति, और भी है हेक्साडेसिमल है। ठीक है, लेकिन जो अंक गणित में आती है वो है हमारी डेसिमल सिस्टम यानी कि दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति इंग्लिश में इसको डेसिमल सिस्टम कहेंगे। इसमें दशमलव पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? इसमें 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। कितने अंकों का? इसमें 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है और वो अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन सभी अंकों से, इन 10 अंकों से मिलकर इसमें संख्याएं बनाई जाती हैं। क्लियर? अच्छा, अब कोई संख्या लेते हैं, जैसे हमारी संख्या है, संख्या हम ले रहे हैं 5, 2, 7, 6, 9। ये हमारी एक संख्या है। ठीक है, ये संख्या है, ये इकाई का अंक होता है, ये इसमें दहाई का अंक होता है, ये सैकड़े का, ये 1000 का, और ये 10,000 का, ऐसे ही लाख, 10 लाख आगे भी चलता है। ठीक है, तो इनमें होता क्या है कि दो प्रकार के जो है, एक पहला होता है जो ये अंक रखे जाते हैं, ये अंकीय मान, अंकीय मान, या इसको जातीय मान भी कहते हैं, जातीय मान, और इंग्लिश में इसको कहते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। तो इस संख्या में 9 का जातीय मान या अंकीय मान क्या होगा? 9 का अंकीय मान जो होता है वो 9 होता है। इसी प्रकार 6 का अंकीय मान 6 होता है। अगर हम देखें 7 का अंकीय मान, तो 7 का अंकीय मान 7 रहेगा। 2 का अंकीय मान देखें तो वो 2 रहेगा, जबकि 5 का अंकीय मान 5 रहेगा, ऐसे आगे भी। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, स्थानीय मान, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब इसमें अगर 9 का प्लेस वैल्यू की बात करें यानी कि स्थानीय मान, स्थानीय मान की बात की जाए तो 9 का स्थानीय मान चूंकि इकाई के अंक पे है तो 9 ही रहेगा, इसमें 1 का गुणा होता है यानी कि 9 हो जाता है। इसी प्रकार 6 का स्थानीय मान तो हो जाएगा 6 इंटू, चूंकि ये दहाई के स्थान पे आता है
इसमें 10 का गुणा हो जाता है, 6 दाई 60 हो जाता है। तो 6 का स्थानीय मान 60 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 का स्थानीय मान देखा जाए तो कितना होगा, 7 गुणे, चूंकि ये सैकड़े के स्थान पर आता है तो इसमें 100 का गुणा होता है, तो हो जाता है 700। अगला है आपका 2 का स्थानीय मान, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे, चूंकि 1000 पे आ रहा है तो इसमें 1000 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 2000। इसी प्रकार से एक और बचा है आपका 5। 5 का स्थानीय मान अगर हम देखें तो वो कितना हो जाएगा, 5 गुणे, चूंकि ये 10,000 पे आ रहा है इसमें 10,000 का गुणा होगा तो हो जाएगा 50,000। क्लियर। क्योंकि ये भला जैसे पहले से ही हम पढ़ चुके हैं छोटे क्लासों में स्थानीय मान, अंकीय मान, लेकिन हम फिर से आपको एक बार बता दे रहे हैं। क्लियर। हेलो, अब आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। इस प्रकार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संख्या 4672 में 6 के स्थानीय मान तथा जाति मान का अंतर ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला। इसको ज्ञात करना है आपको 6 का। तो देखिए ध्यान से, 4 6 7 2, ये इसका जो है सॉल्यूशन होगा। में ये इकाई का अंक है, ये दहाई का है, ये सैकड़े का है और ये 1000 का है। तो देखिए ये सैकड़ा का, ये सैकड़े के स्थान पे है तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा, स्थानीय मान हो जाएगा 6 गुणे 100 बराबर 600। जबकि 6 का अंकीय मान या जातीय मान वो वही रहता है। जातीय मान, अंकीय मान किसी भी संख्या का कभी भी नहीं बदलता, वो कहीं पे भी आए। तो 6 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 6। और हमें क्या निकालना है, दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो 600 में से हम 6 को घटा देंगे, घटाइए कितना बचेगा, यहाँ सुधार लेंगे यानी कि 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5। पहले का आंसर हो गया 594। दूसरा क्वेश्चन है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम पूछा जा सकता है। कठिनतम प्रश्न होगा, संख्या 5392.167 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकीय मान का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, तो देखते हैं इसका भी। ये है आपका 5392.167, ये इकाई का अंक यहीं से शुरू होगा आपका। ठीक है, ये दहाई का अंक हो जाएगा, ये सैकड़े का हो जाएगा और ये 1000 का हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना है किसका, 6 के अंकीय मान और स्थानीय मान का अंतर। तो 6 इधर आ नहीं रहा, 6 आ रहा है इधर, तो जो दशमलव के उस साइड में लेंगे तो वो यहां से शुरू होगा आपका। पहला होता है 10वां, दूसरा होता है 100वां और तीसरा होता है 1000वां। इसी प्रकार से आगे भी। तो हमें 6 का स्थानीय मान यहाँ निकालना है। ठीक है, तो 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना होगा, ये चूंकि 100वें स्थान पर है तो जो हो जाए 6 गुणे 1/100, अर्थात 100 का भाग करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो चूंकि एक अंक है तो एक 0 बढ़ा लेंगे, 0.06। अब लिखेंगे 6 का अंकीय मान। तो हमने बता रखा है आपको, किसी भी संख्या का अंकीय मान बदलता नहीं है, 6 का अंकीय मान हमेशा 6 ही रहेगा। तो 6 का अंकीय मान कितना हो जाएगा, 6। अब हमें पूछा क्या गया, दोनों का अंतर पूछा गया है। तो अंतर कैसे निकालेंगे, बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटाई जाती है अंतर में। क्लियर, घटाइए 6 माइनस 0.06। ठीक है, तो जिन लोगों को आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है वो इस प्रकार से घटाएं। 6.00 बढ़ा लें, दशमलव दशमलव के सामने रखें, 0.06। ठीक है, 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, ले लेंगे, इधर बचेगा 9 और यहाँ बचेगा
5। तो ये हो जाएगा 5.94। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। संख्या 10.672 के 2 के स्थानीय मान तथा अंकीय मान का अंतर तथा गुणनफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को करना है और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर? क्योंकि हम आज नंबर सिस्टम जो है पढ़ रहे हैं, तो आज संख्याओं की बात करेंगे। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को ये नहीं पता चलता है कि संख्या कितने प्रकार की होती है। आइए देखते हैं। संख्या यानी कि नंबर, तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं वो आज हम सीखेंगे। पहली है आपकी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर, ठीक है। और दूसरी होती है आपकी काल्पनिक संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। नीचे लिखते हैं थोड़ा, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ऐसे इसको कहते हैं रियल नंबर, ठीक है, इंग्लिश में रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं कौन होती हैं, इनकी रेंज क्या होती है? तो इनकी जो रेंज होती है, वो होती है कहां से कहां तक? इनकी होती है -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ओपन इंटरवल होगी। यानी कि माइनस के इंफिनिटी और प्लस के इंफिनिटी के बीच में जो संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं होती हैं वास्तविक, यानी कि रियल नंबर कहलाती हैं। और दूसरी संख्या होती है इमेजिनरी, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। तो काल्पनिक संख्याओं को काहे से प्रदर्शित करते हैं? काल्पनिक संख्याओं को आई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आई। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस में कोई संख्या है तो उस संख्या को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। और ये एक ग्रीक अक्षर है आयोटा, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे और भी देखते हैं इमेजिनरी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे अंडर रूट माइनस का 4 लिखा है तब भी इमेजिनरी हो जाएगी, अंडर रूट माइनस का 11 लिखा है तब भी इमेजिनरी। इस प्रकार की संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। और वास्तविक संख्याएं, अब देखते हैं वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो वास्तविक संख्याएं जो है वो हमारी कितनी, 2 प्रकार की हैं। पहला हो जाएगा आपका पहली होगी आपकी दशमलव संख्याएं और दूसरी होते हैं पूर्णांक, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के 2 भेद हैं, एक दशमलव और दूसरी पूर्णांक होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल और इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, ठीक है। अब पहले बात करते हैं दशमलव संख्याओं की, इसके बाद में करेंगे पूर्णांक संख्याओं की। तो पहले दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की हैं इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की हैं, इनकी चर्चा हम बाद में करते हैं, ठीक है। तो दशमलव में एक आती है हमारी, उनको कहते हैं परिमेय संख्या।
और दूसरी होती है, हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय, इंग्लिश में कहते हैं इसको रिपीटिंग नंबर, या इनका दूसरा नाम रेशनल नंबर भी है, रेशनल नंबर। ठीक है, और दूसरी होती हैं आपकी इरेशनल, नॉन रिपीटिंग या इनको कहते हैं, बताया भी, इरेशनल नंबर। ठीक है, नंबर को लिखेंगे NUMBER। क्लियर। अब परिमेय संख्याएं या रिपीटिंग नंबर कौन कौन होती हैं, देखिए, जैसे इनको जो है, जो संख्याएं P बटे Q के फॉर्म में लिखी जा सके, जो संख्याएं P बटे Q के फॉर्म में लिखी जा सके, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, दशमलव यानी कि परिमेय संख्याएं कहते हैं, यानी कि रेशनल नंबर कहते हैं। इनको P बटे Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां Q डज नॉट इक्वल 0 होगा, जबकि P कोई पूर्णांक होगा। क्लियर। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल। जैसे हमने कोई संख्या ली 0.5 पे बार, ठीक है, 0.5 पे बार अगर कोई संख्या हमने ली है, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.555555। तो देखो ध्यान से, रिपीट हो रहे हैं ये नंबर, तो ये रिपीटिंग नंबर है। तो जो रिपीट नंबर होते हैं, और इनको P बटे Q के फॉर्म में भी बदला जा सकता है। अभी हम आगे के जो वीडियो होंगे उनमें इनको बदलना भी आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या कहलाती है। इसको लिखा जाता है 5/9। ये जो बार का चिन्ह हटता है तो 9 का भाग हो जाता है, यानी 5/9। तो P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं इसको। तो ये एक हमारी परिमेय संख्या हुई। और देखिए, क्या 0.5 भी एक रिपीटिंग नंबर है? बिल्कुल है। इसके बाद 000 रिपीट किया जा सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0.5 या 0.5000 कितने भी बार लिखें, तब भी ये हमारी एक क्या रहेगी, रिपीटिंग नंबर रहेगी। इसको अगर हम लिखेंगे P बटे Q के पॉइंट हटाएंगे तो कितने का भाग होता है, 10 का। 5 एकम 5 दूनी 1/2। P बटे Q के फॉर्म में लिख गई, तो ये भी एक हमारी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, जैसे लिखा हो जाए 22/7, तो ये तो P बटे Q है ही सीधा सीधा, तो ये भी आपकी क्या हुई, परिमेय संख्या हुई। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, 1/5 ले सकते हैं। ठीक है, 5/7 ले सकते, 2/7 ले सकते हैं, या 0.234 पे अगर ऐसा कहीं लिखा है, ये बार लगा, तब भी ये हमारी क्या कहलाएगी, एक परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, या हम कहें कि 3.14, ये भी एक हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर। अब आते हैं अपरिमेय संख्या पे। तो जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं, वो बाकी की सभी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय। जो नॉन रिपीटिंग होती हैं, इनमें अंकों का रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे इनमें कौन कौन आते हैं। जैसे सबसे पहला बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला जो है, इसका एग्जाम्पल है, वो है पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है। जो लोग कहते हैं कि पाई का मान जो है 22/7 होता है। ठीक है, तो 22/7 तो हमारी परिमेय है। ठीक है, जबकि पाई का वास्तविक मान 22/7 नहीं होता है। पाई का 22/7 मान हम संख्याओं को हल करने के लिए मान लेते हैं। ठीक है, कोई गणना को सॉल्व करने के लिए 22/7 मान लेते हैं। बहुत से ऐसे वैज्ञानिकों ने, उन्होंने 10-10, 20-20 अंकों तक इसका मान निकाला है।
ठीक है, जबकि अभी तक पाई का शुद्ध मान नहीं निकाला जा सका है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। और ये क्वेश्चन आपका पीसीएस, टेट, सीसेट, एसएससी, पुलिस, बहुत सी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप बहुत ध्यान रखेंगे, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर आ सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें, ये 22/7 का 3.14 ये परिमेय होगी, जबकि पाई एक अपरिमेय होगी। क्लियर। और देखते हैं इसके एग्जाम्पल, और देखते हैं, जैसे कहीं लिखा है √5, एक ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना लिया जा सके, यानी कि पूर्ण वर्ग वो संख्या, यानी कि उसका पूरा वर्गमूल मतलब ना निकाला जा सके, तो वो संख्या कहलाएगी अपरिमेय। जैसे √5 है तो 5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, अच्छा और देखते हैं, जैसे लिखा है कहीं √9 हो जाए तो ये 9 तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 3, तो इसको 3/1 लिख सकते हैं, तो ये चली जाएगी कहां, परिमेय संख्या। तो √9 एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, 11 हो जाएगी, √7 हो जाएगी, इस प्रकार से ऐसी बहुत सी संख्याएं होगी। और मैंने जो बताया आपको कि नॉन रिपीटिंग नंबर, कौन सी नॉन रिपीटिंग नंबर, जैसे देखो दशमलव की कोई संख्या देखे, चूंकि हम दशमलव पढ़ रहे हैं ना डेसिमल, तो दशमलव की कोई संख्या लेंगे 10 100 100 1000, तो ये देखो ध्यान से, संख्या जो तुम्हारी है 0.10 इसी प्रकार से आगे, तो ये संख्या आपकी क्या कहलाएगी, ये भी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्यों, क्योंकि यहां देखिए इसमें रिपीट नहीं है, ये नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहे, पहले 10 आया, फिर 100 आ रहा, फिर 1000, फिर 10,000, बढ़ रहा है क्रम। ठीक है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी। और देखते हैं कुछ ऐसे उदाहरण, जैसे लिखा है 270, इसके बाद आ गया 2700, इसके बाद आ गया 2700। ठीक है, इस प्रकार से ये भी एक हमारी अपरिमेय संख्या है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, हम ये आशा करते हैं कि इतनी बातें आपको क्लियर समझ में आई होगी। क्लियर। अगला टॉपिक, अगला है हमारा, चूंकि हम दशमलव पढ़ चुके हैं तो अब पढ़ेंगे पूर्णांक, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। तो इसके कितने भेद हैं, तो देखिए पहला है आपका पूर्णांक का पहला भेद है धन पूर्णांक। क्या है, धन पूर्णांक, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आता है, दूसरा है आपका, धन के बाद आता है ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। ठीक है, इसको कहते हैं नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और बचा हुआ है आपका एक संख्या ऐसी भी है जो ना तो धन पूर्णांक होती है, ना तो धन पूर्णांक, ना ही ऋण पूर्णांक। ठीक है, neither positive integer nor negative। ठीक है, तो वो होती है आपकी कौन, वो होती है शून्य। शून्य एक ऐसी संख्या है जो तो ना तो आपकी क्या है धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक कौन कौन होते हैं, देखिए धन पूर्णांक हैं आपके, कहां से शुरू होते हैं, ये है आपके 1
2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी, यानी कि अनंत तक। ठीक है, ये आपके क्या कहलाते हैं, धन पूर्णांक। ठीक, धन पूर्णांकों का एक और नाम है, इनको दूसरा नाम हम दे सकते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं भी इनको कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है, ये नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं भी आपकी 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी होती। ठीक है, अगर इसी में प्राकृतिक संख्याएं यही होगी आपकी, अगर इसी में इस शून्य को भी शामिल कर दिया जाए, शून्य को, तो हो जाती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। कौन सी? पूर्ण संख्याएं, यानी कि जिनको कहते हैं होल नंबर। ठीक, जीरो को इसमें शामिल कर दिया जाता है, यानी कि जीरो, इसके बाद ये आपकी मजली ब्रैकेट में लिखे। अच्छा, ठीक है, इसमें सिर्फ एक रहेगी और यहाँ 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। तो धन पूर्णांक 1 से लेके अनंत तक, प्राकृतिक संख्याएं भी 1 से अनंत तक, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक। पूछा जाए अगर आपसे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? शून्य है। ठीक है, जबकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, धन पूर्णांक सबसे छोटा 1 है और बड़ा निकाला नहीं जा सकता। ऋण पूर्णांक की धन पूर्णांक की बात हो गई, जीरो की बात हो गई, अब आते हैं ऋण पूर्णांक पे, नेगेटिव इंटीजर। ये कौन कौन है? -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक। ये सभी जो है आपके ऋण पूर्णांक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? अगला है, अब हम देखेंगे धन पूर्णांक के भेद। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला भेद है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अच्छा, एक है आपकी अभाज्य संख्या और दूसरी है भाज्य संख्या। ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। और तीसरी है ना तो भाज्य ना तो अभाज्य ना ही भाज्य, यानी कि नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक, तो इसकी बात कर लेते हैं। ना तो अभाज्य संख्या ना ही भाज्य संख्या, वो ऐसी कौन सी संख्या? तो वो संख्या है आपकी एक। एक ना तो अभाज्य संख्या मानी जाती है और ना ही भाज्य। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन कौन है, इसकी डेफिनेशन क्या है? ठीक है, इसकी डेफिनेशन बनेगी एक ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो। ये
मैथमेटिकली डेफिनेशन में, एक ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, कोई भी संख्या हो जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, वो आपकी क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे देखिए ये कहां से शुरू होती है, ये आपकी, ठीक है, अभाज्य संख्याएं देखते हैं। सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, इस प्रकार से ये संख्या है आपकी भाज्य। 2 के देखो सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, एक 2 और एक 1, 2 गुणनखंड। ऐसे 3 के सिर्फ 3 और 1, एक स्वयं एक 1, इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं। 13 का 13 और 1, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगी, तो वो संख्या हमारी क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अभाज्य संख्याओं से हमारी कंपटीशन की एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो वो आपकी 2 है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। इस पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे यहां से पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो उसका आंसर क्या होगा? 2। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, तो वो भी कितनी है? 2। और पूछा जा सकता है सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, वो भी 2, क्योंकि इससे बड़ी और कोई भी संख्या जो होगी सम, उसमें 2 से ज्यादा वेक्टर होंगे, इसलिए सबसे बड़ी भी यही है और सबसे छोटी भी यही है। ठीक है, एक बार टेट में पूछा गया है कि सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, तो वो भी क्या है? 2। ऋणोत्तर मतलब ऋण से इतर यानी कि पॉजिटिव, तो वो कितनी है? 2। पूछा जा सकता है यहां से सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या वो कितनी है? वो है 3। और सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। क्लियर? अच्छा, और देखो यहां से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ठीक है, तो उनकी संख्या है कितनी? 25। पूछा जा सकता है कि 1 से 50 तक कितनी है, पूछा जा सकता है 20 से 70 तक कितनी है। तो इनका जवाब देने के लिए हम 100 तक लिखते हैं, पर देखो हम आपको ट्रिक बताते हैं कि इनको हम किस प्रकार से बहुत जल्दी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए, कहां से शुरू करेंगे? 2 होगी, 3 और 5, 7, 11, 13, 17, इसके बाद आती है 23, 23 के बाद आ जाएगी आपकी 29, 29 के बाद चलते हैं 31 हो जाएगी, 37 हो जाएगी, 41 हो जाएगी, 43 हो जाएगी, 47 हो जाएगी, 53 हो जाएगी, 53 हो जाएगी, और 59 हो जाएगी, 61 हो जाएगी, और 67 हो जाएगी, और इसके बाद हो जाएगी 71 हो जाएगी, 73 हो जाएगी, इसके बाद हो जाएगी 79, 89 हो जाएगी, इसके बाद हो जाएगी 83 हो जाएगी। गिनती करते हैं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। एक रह गई कहीं पे, फिर से देख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 छूट रही है, तो यहाँ पे एक और बढ़ा देते हैं। 13, 17 के बाद 19 और तो हो गई 25। अब इनको हम ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे? देखो 1 से 10 तक कितनी है? 4 है, और 11 से 20 तक आल्सो 4 है, और इसके बाद आते हैं 20 से 30 तक कितनी है? सिर्फ 2 है। इसके बाद 30 से 40 तक 2 है। 40 से 50 तक कितनी है? 3 है। 50 से 60 तक कितनी है? 2 है। ठीक। 60 से 70 तक कितनी है? यहाँ भी 2 है। 71 से यानी कि 70 से 80 तक कितनी है? 3 है। और 80 से 90 तक 2 है, और 90 से 100 तक 1 है। तो आपको दिख रहा होगा एक मोबाइल नंबर बन रहा है 44, फिर 22, इसके बाद 32, इसके बाद 23, और इसके बाद 21। एक छोटा सा आपको मोबाइल नंबर की तरह से 10 अंक है, इसमें याद रखना है। 44, 22, 32, 23, 21। ये मोबाइल नंबर आपका बन गया आभाज्य संख्याओं के लिए। ठीक है, 44, 22, 32, 23, 21। अब देखते हैं, हमसे पूछा गया था कि 1 से 50 तक कितनी है, तो 5 लाइनें गिनी। 1, 2, 3, 4, 5, ये इतनी गिन लेनी है आपको। 4, 4, 8, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी? 15। ठीक है, गिनती भी कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है फिक्स। इसके बाद पूछा जा सकता है 50 से 100 तक कितनी है, तो बची हुई यानी कि 10, टोटल हो जाएंगी 25। तो अभाज्य संख्याओं से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। अब आते हैं हम भाज्य संख्या पर। ठीक है, किस पे? भाज्य संख्या पे, कंपोजिट नंबर पे आते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एक ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक अगर गुणनखंड होंगे तो वो हमारी संख्या हो जाएगी क्या? भाज्य संख्या हो जाएगी। और कहां से शुरू है? तो देख रहे हैं आप, पहली हो चुकी है आपकी, ये आती है 1 होगी। पहली आपकी है ये, ना तो अभाज्य ना ही भाज्य 1, और 2 है आपकी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, तो फिर पहली क्या हुई? 4। अब 4 के फैक्टर देखते हैं क्या होंगे? 1, 2 और 4। तो देखो 2 से अधिक फैक्टर बन रहे, 3 फैक्टर बन रहे हैं। तो सबसे पहली संख्या हो जाएगी 4, 5 है उसमें तो 6 हो जाएगी। इसके बाद 7 है, 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इस प्रकार से ये आपके कंपोजिट नंबर हुए। तो धन पूर्णांक के कितने भेद हैं? एक पहला है अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर, दूसरा भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, और तीसरा ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्लियर? अब देखते हैं सम संख्या। सम संख्याएं कौन होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, वो संख्याएं कहलाती हैं सम। जैसे 2, 4, 6, 10। ठीक है, इस प्रकार से। विषम संख्याएं किन्हें कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त न हो। जो 2 से पूर्णतः विभक्त न हो क्या कहलाएगी? विषम संख्याएं कहलाएगी। जैसे 3, 1, 3, 5, 7,
9। ठीक है, बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। क्लियर। अगली है आपेक्षिक अभाज्य संख्याएं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासा में पढ़ेंगे। ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो, आपेक्षिक अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें, क्योंकि दो संख्याएं हैं तो जैसे हो सकता है 1 3 ले ले, 4 9 ले ले, इन दोनों का मासा कितना होगा? 1 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि 4 के फैक्टर 2 गुणे 2, 9 के होते 3 गुणे 3, कॉमन है नहीं कुछ, तो 1 कॉमन होता ही है सब, तो मासा 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 7 हो सकती है, या 2 9 हो सकती है, मतलब बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं, 16 25 हो सकती है, इस प्रकार से। अगली है सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं ऐसी दो अभाज्य संख्या, आपकी बात ध्यान देना, कैसी? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका मासा 1 हो, जिनका मासा HCF 1 हो, वे क्या कहलाती है? सह अभाज्य। इंग्लिश में कहेंगे को प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन होती है। 2 3 अभाज्य है, इसके बाद कह सकते हैं 3 5 भी हो जाएगी। ठीक है, 41 73 हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, 23 29 हो जाएंगे। ये सभी हमारी क्या हो जाएगी? सह अभाज्य संख्याएं कहना है। सह अभाज्य में ध्यान रखना है, दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, मासा तो दोनों में एक ही होगा, लेकिन यहाँ दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे मासा 1 होना चाहिए। दोनों अभाज्य हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपेक्षिक अभाज्य हो गया, सह अभाज्य हो गया। क्लियर? हेलो, तो अभी तक आज हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, नंबर कितने प्रकार के होते हैं। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।